नमस्कार एवरीवन। आज हम अम्लीय व क्षारीय प्रभावित मृदा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। इसमें जैसे लवणीकरण, क्षारीयकरण, इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहला पॉइंट आप डाल लीजिए लवणीकरण। लवणीकरण पहला पॉइंट डाल लीजिए। इसमें हम पढ़ते हैं आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से मुक्त हुए लवण मिट्टी में आ जाते हैं तथा इसके अलावा ज्वालामुखी के गैसीय उद्गारों के कारण मृदा में क्लोराइड तथा सल्फेट भी आ जाते हैं, जिससे लवण मृदा में एकत्रित होने लगते हैं। यह क्रिया लवणीकरण कहलाती है। यानी ये कह रहा है कि आग्नेय चट्टानें जब टूटती है तो इससे बनने वाली मिट्टी लवणीय होती है। इसी के अलावा जब ज्वालामुखी के गैसीय उद्गार के कारण क्लोराइड और सल्फेट भी मृदा में आते हैं, इन क्लोराइड और सल्फेट के कारण भी मृदा लवणीय हो जाती है। इस क्रिया को लवणीकरण कहते हैं। यह शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वर्षा कम होती है तथा वाष्पीकरण अधिक होती है, वहाँ लवणीकरण की क्रिया अधिक होती है। यानी वर्षा कम होने के कारण तथा वाष्पीकरण अधिक होने के कारण, वाष्पीकरण जब अधिक होता है तो पानी ऊपर की ओर उड़ता है, जिसके कारण लवण भी ऊपर वाली सतहों पे आ जाता है और इस जगह पे लवणीकरण की क्रिया अधिक होती है। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे क्षारीयकरण। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लवणीकरण या क्षारीयकरण क्या है, समझाइए। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं क्षारीयकरण। भाष्म विनिमय की क्रिया में, भाष्म विनिमय की क्रिया का मतलब यहाँ पे है धनायन विनिमय। धनायन आयन जैसे कौन कौन से, इसको आगे पढ़ेंगे। भाष्म विनिमय की क्रिया में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम आयन धनायनों के साथ सोडियम भी मृदा क्लोराइड कणों पर बढ़ता है। यानी जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सारे के सारे धनायन होते हैं, ये मृदा में एकत्रित होने लगते हैं। यह मृदा क्लोराइड पर उपस्थित दूसरे धनायनों को वहाँ से प्रतिस्थापित करता रहता है। इस प्रकार मृदा क्षारकता बढ़ती है। यानी ये सोडियम है, यह धनायन क्या करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे धनायनों को उस जगह से प्रतिस्थापित कर देता है और वहाँ पर सोडियम की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण मृदा क्षारकता बढ़ती है। इस क्रिया को क्षारीयकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि को जो ये सोडियम होता है किस प्रकार से प्रतिस्थापित करता है। नीचे दी गई समीकरण के आधार पर हम समझ सकते हैं कि क्ले मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा होती है। यहाँ पे क्ले दे रखा है कि यहाँ पे ये मिट्टी है, मिट्टी में कैल्शियम उपस्थित होता है। मिट्टी में उपस्थित कैल्शियम से जब सोडियम रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम की जगह सोडियम आ जाता है। यानी ये सोडियम क्या करता है, इस कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर देता है। और आप देख सकते हो कि इस मिट्टी में कैल्शियम की जगह सोडियम आ जाता है और ये कैल्शियम बाहर निकल जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम के साथ भी ऐसा होता है। क्ले मिट्टी में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, लेकिन सोडियम क्या करता है, इसको यहाँ से प्रतिस्थापित कर देता है और खुद यहाँ पे आ जाता है। तो क्ले, सोडियम और मैग्नीशियम अलग हो जाता है। यानी ये क्या करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे आयनों को हटा देता है और वहाँ पे खुद आ जाता है। और सोडियम की अधिकता के कारण मिट्टी में क्षारीयपनता अधिक हो जाती है। ये दो पॉइंट थे, लवणीकरण और क्षारीयकरण। आगे पढ़ते हैं लवणीय जल व क्षारीय जल। इससे पहले हमने लवणीय मिट्टी व क्षारीय मिट्टी पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे लवणीय जल व क्षारीय जल। यह महत्वपूर्ण है। लवणीय जल हेडिंग डाल लीजिए अगले महत्वपूर्ण बिंदु में। वह जल जिसकी विद्युत चालकता यानी EC 4 डेसिमन प्रति मीटर से अधिक होता है, SAR की मात्रा 10% से कम होती है और R80 की मात्रा 2.5 से कम होती है, तो वह लवणीय जल कहलाता है। यहाँ पर SAR क्या है और R80 क्या है, इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इसको दोबारा समझते हैं। जिस जल की विद्युत चालकता 4 डेसिमन से अधिक होती है, SAR 10% से अधिक होता है और R80 2.5 से कम होती है, वह लवणीय जल कहलाता है। इसमें कुल घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है।
इसमें यानी लवणीय जल में सोडियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट लवण की अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह फसलों की उपज व वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जो लवणीय जल होता है वो जो फसलें होती है उनको हानिकारक प्रभाव उस पर डालता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे क्षारीय जल। वह जल जिसकी विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन से कम होती है तथा SAR 10% से अधिक होता है तथा R80 2.5 से अधिक होता है। यहाँ पे लिख लेना 10% से पहले आप SAR लिख लेना और 2.5 से पहले R80 लिख लेना। यानी विद्युत चालकता 4 से कम होती है और SAR 10% से अधिक होता है और R80 2.5 से अधिक होता है तो वह क्षारीय जल कहलाता है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन की अपेक्षा सोडियम आयनों की अधिकता होती है और सोडियम आयनों की अधिकता होने के कारण यह जल क्षारीय हो जाता है। यह जल पादप वृद्धि के लिए बहुत हानिकारक है तथा मृदा के भौतिक गुणों को खराब करता है। ये हो गया हमारा क्षारीय जल। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने तथा उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सिंचाई जल गुणवत्ता एवं उपयोगिता निम्न घटकों पर निर्भर करती है। यानी कह रहा है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाना है तो उसमें उत्पादन अधिक करना है तो वो सिंचाई जल के किन गुणवत्ता पर निर्भर करेगा तथा इसकी उपयोगिता क्या है। तो ये 4 घटकों पर निर्भर करता है। पहला है पानी में घुलनशील लवणों की मात्रा जो कि EC के या pH पर आधारित होती है। दूसरा होती है सोडियम अधिशोषण अनुपात जो पहले हमने देखा था SAR। इस SAR के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका पूरा नाम है सोडियम अधिशोषण अनुपात। अगला है R80 यानी अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट। अगला है बोरोन तथा अम्ल हानिकारक तत्व है। इनके ऊपर निर्भर करता है मिट्टी के उपजाऊपन सिंचाई जल की गुणवत्ता। तो सबसे पहले हम पानी में घुलनशील लवणों की मात्रा को पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, पानी में घुलनशील लवणों की मात्रा। इसको पढ़ते हैं। सिंचाई जल की उपयोगिता इस पर निर्भर करती है कि सिंचाई में लवणों की मात्रा कितनी होती है। यानी लवणों की मात्रा पर ही यह निर्भर करती है कि पानी में लवण है या क्षार है। जल में घुलनशील लवणों की मात्रा को विद्युत चालकता द्वारा मापा जाता है यानी डेसीसाइमन प्रति मीटर। यदि सिंचाई जल में विद्युत चालकता 1.5 से कम है तो यह जल सामान्य है तथा सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी है। कब है? जब इसकी विद्युत चालकता 1.5 से कम होगी तब। लेकिन अगर इसकी विद्युत चालकता 1.5 से 4.5 के मध्य है तो यह पानी लवणीय है और इसे लवण सहनशील फसलों में ही उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था सरसों, जौ, गेहूँ इस प्रकार की फसलों में इस जल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि सिंचाई जल की विद्युत चालकता 4.5 से अधिक है तो ये सभी प्रकार की फसलों के लिए हानिकारक है। यानी किसी भी फसल में इसका उपयोग नहीं कर सकते, ये फसलों को हानिकारक प्रभाव डालेगा यदि इसकी विद्युत चालकता या इसी 4.5 से अधिक है। ये हो गया पानी में घुलनशील लवणों की मात्रा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सोडियम अधिशोषण अनुपात। सोडियम अधिशोषण अनुपात क्या है, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं SAR या इसका पूरा नाम है सोडियम एडसॉर्प्शन रेशियो या सोडियम अधिशोषण अनुपात। ये महत्वपूर्ण बिंदु है इस चैप्टर का। इसको पढ़ते हैं। सिंचाई जल की उपयोगिता सोडियम की मात्रा पर निर्भर करती है क्योंकि मिट्टी के भौतिक गुणों पर सोडियम आयन विपरीत प्रभाव डालते हैं। यदि जल में सोडियम का अनुपात अधिक होता है तो ये क्षार संकट अधिक होता है और क्षार संकट का सूत्र निम्न है। यानी सिंचाई जल की उपयोगिता है वो सोडियम के ऊपर ही निर्भर रहती है और सोडियम की मात्रा अधिक होती है तो ये आयन क्या करते हैं, मिट्टी पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और मिट्टी को हानिकारक बनाते हैं। तो क्षार संकट या SAR ज्ञात करने का सूत्र क्या है वो देखते हैं। SAR बराबर सोडियम बट्टे, यहाँ पे अंडरूट होगा, अंडरूट इस प्रकार से सोडियम बट्टे अंडरूट कैल्शियम
Mg2+/2 यानी सोडियम और कैल्शियम मैंगनीज के बीच में अंडर है, आप लगा लेना। यदि जल में HAr की मात्रा 10 से कम है तो यह पानी सामान्य है तथा सभी प्रकार की फसलों व मृदाओं के लिए उपयोगी है। इसी के साथ यदि HAr की मात्रा 20 से अधिक है तो ये फसलों व मृदा पर हानिकारक प्रभाव डालता है। HAr की मात्रा 10 या 15 के बीच में है तो वो ठीक रहेगा, लेकिन 20 से अगर अधिक है तो वो फसलों के लिए या फिर मृदा के लिए हानिकारक प्रभाव डालेगा। और इसका सूत्र HAr का ये है। HAr का सूत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। HAr बराबर Na+/√, यहाँ पे अंडरूट है, मैंने बता दिया, आप कर लेना इसके आगे, अंडरूट कैल्शियम मैग्नीशियम बट्टे 2। ये हो गया सोडियम अधिशोषण अनुपात या HAr। HAr के बाद में हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं R80 या फिर अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट। क्या है अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट, इसको हम पढ़ते हैं। अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट, इसको तीसरा पॉइंट उतार लो, या R80 या फिर रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट। ये बोल रहा है कि यदि सिंचाई जल में बाइकार्बोनेट आयन अधिक होने से मिट्टी में कैल्शियम आयनों की मात्रा घट जाती है। बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिक ही कैल्शियम आयन की मात्रा घट जाती है, और जैसे ही कैल्शियम आयन की मात्रा घटती है वहाँ पर सोडियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है, और सोडियम आयन की मात्रा बढ़ने से वहाँ पर मिट्टी क्षारीय हो जाती है। एटोन नामक वैज्ञानिक ने 1950 में अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट यानी कि R80 को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया। वो सूत्र है R80 को मिली तुल्यांकी प्रति लीटर में मापा जाता है। मिली तुल्यांकी प्रति लीटर में मापा जाता है। R80 का सूत्र क्या है? R80 बराबर CO3 2- प्लस HCO3 माइनस कोष्टक बंद माइनस कोष्टक करके Ca2 प्लस Mg2+, ये इसका सूत्र है। यानी इस कोष्टक में दे रखा है CO3 2- और HCO3-, इसका जोड़ और कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम का जोड़, इन जोड़ने के बाद में इन दोनों को घटाया जाता है। ये R80 का सूत्र है। यदि R80 की मात्रा यानी अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा 1.25 से कम होती है, 1.25 से कम होती है तो ये सिंचाई जल के लिए उपयुक्त है। लेकिन R80 की मात्रा 2.5 से अधिक है तो ये सिंचाई जल के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो इस पॉइंट को भी उतार लीजिए, भी महत्वपूर्ण है और इसका सूत्र भी महत्वपूर्ण होता है। आगे हम पढ़ेंगे लवणीय जल का सुधार। लवणीय जल का सुधार हम 3 तरीकों से पढ़ेंगे। इसके एक एक पॉइंट को लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट हम लेते हैं अच्छी किस्म के जल से तन्वीकरण। यदि जल लवणीय जल है तो इसके साथ में सामान्य जल को मिलाया जाता है। सामान्य जल को मिलाने से क्या होती है, इसकी लवणीयता कम हो जाती है। सामान्य जल का मतलब है वो न तो अम्लीय है न ही क्षारीय है। इसको मिलाया जाता है तो लवणीयता इसकी कम हो जाती है। इसके अलावा लवणीय जल में पोटेशियम सल्फेट व पोटेशियम क्लोराइड के प्रयोग से भी लवणीयता को कम किया जा सकता है। ये हो गया लवणीय जल का पहला सुधार। अब लवणीय जल का हम क्या करेंगे, दूसरा सुधार पढ़ेंगे, वो है सुधारकों से उपचार। जैसे लवणीय जल को जिप्सम, पायराइट, गंधक का अम्ल, गोबर की खाद का प्रयोग करके कम किया जा सकता है। अगर ये जिप्सम, पायराइट वगैरह डालेंगे हम तो लवणीय जल को हम सामान्य कर सकते हैं। इसके अलावा यदि सिंचाई जल में अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा यानी कि R80 2.5 से अधिक है तो इसमें जिप्सम का प्रयोग लाभदायक होता है, यानी जिप्सम डालकर इसको सुधारा जा सकता है। और अगला है और लास्ट है इसका पॉइंट है वो है फसल प्रबंधन। यानी फसल प्रबंधन करके हम भी लवणीय जल को सुधार सकते हैं। यदि 20% बीज की मात्रा अधिक लेते हैं तो लवणीय जल में भी बीजों का अंकुरण अधिक रहता है। इसके अलावा लवण व क्षार विरोधी फसलों को उगाना चाहिए। 20% बीज का मतलब है किसी जैसे खेत में 1 हेक्टेयर के अंदर 100 kg बीज ले रहे हैं तो 100 kg बीज के न लेकर वहाँ पे हम क्या करते हैं 120 kg ले लेते हैं ताकि उसका अंकुरण अधिक से अधिक हो। और इसके अलावा लवण व क्षार विरोधी फसलें भी उगा सकते हैं। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो एग्जाम में 1 या 2 नंबर के आते हैं। और इसके बाद एग्ज़ाम होगा
एक इस प्रकार से पेपर बनाऊंगा मैं, जिसमें ऑप्शन होंगे A B C D, उसमें से आप में एक चूज़ करना है और कमेंट में वो डालना है।